नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 22 सितंबर 2025। अब हेडलाइन सुनिए। नई आपदा में छिपे नए अवसर। दैनिक जागरण। आईटी क्षेत्र को झटका, बिजनेस स्टैंडर्ड। संतुलित विकास में हरा सोना है बांस। जनसत्ता। ट्रंप का वीजा बम, राशि सहारा। पाकिस्तान की कितनी मदद कर पाएगा सऊदी अरब, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। नई आपदा में छिपे नए अवसर। दैनिक जागरण। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी लेखक अर्थशास्त्री हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा शुल्क को बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दिया है। हालांकि यह नया नियम केवल नए वीजा आवेदकों पर ही लागू होगा। यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। जिन लोगों के पास पहले ही H-1B वीजा है और जो इस समय अमेरिका से बाहर हैं, उनसे पुनः प्रवेश के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। जहां ट्रंप ने इस फैसले का बचाव अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक उपाय बताते हुए किया है। साथ ही तर्क दिया है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया है। वहीं कई अमेरिकी सांसदों और सामुदायिक नेताओं ने ट्रंप के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और निरर्थक बताते हुए कहा है कि इससे अमेरिकी आईटी उद्योग पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। यह अमेरिका को उच्च कोटि के कुशल कामगारों से वंचित करने वाला फैसला है। अमेरिका हर साल 65,000 H-1B वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा देता है। इनमें से लगभग 70% वीजा भारतीयों को मिलते हैं। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के हजारों कर्मचारी H-1B वीजा पर वहाँ काम करते हैं। वहीं कई भारतीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL और कॉग्निजेंट भी अमेरिका में काम करने के लिए इस वीजा पर काफी निर्भर है। ऐसे में कुशल कामगारों को नियुक्त करने वाली छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स ट्रंप के फैसले से मुश्किल में आ जाएंगे। वीजा शुल्क में इस बदलाव से अमेरिका में भारतीय आईटी इंजीनियरों की नौकरियों पर भी खतरा बढ़ेगा। निश्चित रूप से ट्रंप का यह फैसला भारत के आईटी क्षेत्र और भारतीय प्रतिभाओं के लिए एक आपदा की तरह है, लेकिन ये कई मायनों में अवसर भी बन सकता है। ऐसे आसार हैं कि भारी वीजा शुल्क से अमेरिकी कंपनियां अपनी नौकरी विदेश यानी भारत जैसे देशों में शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएंगी। ऐसा होने पर ट्रंप की यह नीति अमेरिका की बजाय भारत और दूसरे देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC की स्थापना की जा सकती है और इसमें भारत की प्रतिभाओं को अधिक मौके मिलेंगे। GCC जॉब मार्केट में नया चलन है। यह आईटी सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, HR और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करती है। हाई स्किल युवाओं के होने के कारण भारत GCC के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब बनता हुआ दिख रहा है। दुनिया के 50% GCC सिर्फ भारत में है। अभी देश में 1700 GCC हैं और जिनसे 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश में GCC बाजार का आकार 5.4 लाख करोड़ रुपए का है। 2030 तक इसके 8.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय GDP में भारत के GCC का योगदान 1% है और 2030 तक यह 3.5% हो जाएगा। H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने से दुनिया H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने से दुनिया की प्रतिभाएं अमेरिका नहीं जा पाएंगी। इससे वहां इनोवेशन भी घट सकती है और भारत के इनोवेशन में नई जान आ सकती है। उम्मीद है पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की अगली लहर भारत में तेजी से बढ़ेगी। भारत की प्रतिभाओं के भारत में ही रहने से भारत में शोध एवं विकास की स्थिति मजबूत होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत अभी 39वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत ने 3 प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों IP, पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए विश्व के शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है, जबकि अमेरिकी आईटी कंपनियां भारतीय कंपनियों को ज्यादा आउटसोर्सिंग का काम दे सकती हैं। इससे भारत से अमेरिका के लिए काम बढ़ेंगे। भारत ग्लोबल आउटसोर्सिंग का नया हब बनने की डगर पर आगे बढ़ सकेगा। पिछले कई वर्षों से आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पीछे देश में संचार का मजबूत ढांचा होना एक प्रमुख कारण है। दूरसंचार उद्योग के निजीकरण से नई कंपनियों के अस्तित्व में आने से दूरसंचार की दरों में भारी गिरावट आई है। उच्च कोटि की त्वरित सेवा
आईटी एक्सपर्ट और अंग्रेजी में पारंगत युवाओं की बड़ी संख्या ऐसे अन्य कारण हैं जिनकी बदौलत भारत पूरे विश्व में आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। निश्चित रूप से अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए वापस लौटने और अपनी स्किल एवं आइडिया से देश को आइडिया से स्वदेश में योगदान देने का मौका है। इससे आत्मनिर्भर भारत मुहिम को भी गति मिलेगी। ट्रंप द्वारा लगाई गई ऊँची फीस की आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमें अन्य कई बातों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि आउटसोर्सिंग के लिए अमेरिकी बाजार के साथ-साथ यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई व्यापक संभावनाओं को मुट्ठियों में लेना होगा। इसके लिए हमें देश में आउटसोर्सिंग के चमकीले भविष्य के लिए प्रतिभा निर्माण पर जोर देना होगा। इस बात से हम सभी वाकिफ़ हैं कि सॉफ्टवेयर उद्योग में हमारी अगुवाई की मुख्य वजह हमारी सेवाओं और प्रोग्राम का सस्ता होना है। अतः इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए हमें तकनीकी दक्ष लोगों की उपलब्धता बनाए रखनी होगी। आईटी क्षेत्र को झटका, बिजनेस स्टैंडर्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह जता दिया है कि वह बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या पूर्व सूचना के बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार रहते हैं। H-1B वीज़ा के लिए फीस बढ़ाकर $1 लाख तक करने का उनके निर्णय के साथ ही लगभग यही बात लागू होती है। ट्रंप के इस फैसले ने उन लोगों के मन में कुछ हद तक चिंता बढ़ा दी है जिनके पास इस समय H-1B वीज़ा है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ट्रंप की घोषणा के बाद हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि नया H-1B वीज़ा फीस केवल नए आवेदकों पर भी लागू होगा, मगर इस बात का कतई भरोसा नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी सरकार इस आश्वासन पर कायम रहेगी। हालांकि मौजूदा H-1B वीज़ा धारकों को निश्चित रूप से कुछ हद तक राहत महसूस होगी। अमेरिकी प्रशासन का यह निर्णय किस तरह अमल में लाया जाएगा और किन पर लागू होगा, इससे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा है कि उसने अपने निर्णयों पर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है और बाहरी लोगों को तो बिल्कुल नहीं। H-1B वीज़ा पर ट्रंप का यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि वह अपने दूसरे कार्यकाल में अधिक अतिवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में उनके अटॉर्नी जनरल ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम सीमित करने और उसमें सुधार का प्रयास किया था, मगर उनकी ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले बड़ी तकनीक कंपनियों के प्रमुख लोगों और अमेरिका फर्स्ट गुट के लोगों के बीच चर्चा में H-1B वीज़ा का मुद्दा फिर उठा। उस समय निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने इलॉन मस्क के प्रतिनिधित्व वाले गुट की बात मान ली थी, मगर अब मस्क राष्ट्रपति ट्रंप से दूर जा चुके हैं और अमेरिकी कंपनियों ने व्हाइट हाउस की इच्छाओं के आगे झुकने की अपनी रजामंदी भी दे दी। इस गठबंधन के कारोबारी पक्ष पर अमेरिका फर्स्ट समर्थक हावी हो गए। ट्रंप के इस निर्णय पर भारतीय अधिकारियों ने साहसिक रुख अख्तियार किया है। उन्हें लगता है कि भारत के अपने तकनीकी और स्टार्टअप क्षेत्र बड़ी संख्या में प्रतिभावान लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, मगर इस बात को लेकर भी संदेह नहीं है कि भारत की कई सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा आईटीईएस कंपनियों के लिए गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अमेरिका जितने H-1B वीज़ा जारी करता है, उसमें लगभग 70% भारतीयों को मिलते हैं और कुछ खबरों के अनुसार H-1B लॉटरी में लगभग आधे थे। स्लॉट आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग कंपनियों द्वारा झटक लिए जाते हैं। उनके लिए स्वाभाविक रूप से यह एक बड़ा झटका होगा। इन कंपनियों ने जिन लोगों को H-1B वीज़ा पर बहाल किया, उन्हें उनके काम के लिए औसत वेतन से भी कम रकम दी गई। उनके वेतन अल्फाबेट या मेटा द्वारा जा रही रकम से काफ़ी होते हैं। इस तरह स्पष्ट रूप से एक पुराना कारोबारी डर्रा काम कर रहा था जिसमें ट्रंप की नई नीति के साथ खलल पड़ गई। आईटी खासकर आईटीईएस कंपनियों को निश्चित रूप से अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। भारत में उनके कारोबार प्रारूप को लेकर राजनीतिक माहौल बदल गया है। यूरोप सहित दूसरे क्षेत्रों में ऐसे बदलाव आ सकते हैं। वेतन लागत कम करना, वेब बेस आर्बिट्रीज जब किसी कारोबारी योजना का एक ठोस हिस्सा नहीं रह गया और न ही पहले की तरह प्रभावी ही है। उदाहरण के लिए, उत्तरी इंग्लैंड में आईसीटीएस में किसी कर्मचारी के लिए औसत वेतन बेंगलुरु की तुलना में केवल 2 या 3 गुना है। एजेंटिक एआई और अन्य नवाचारों के विकास से भी निचले एवं मध्यम स्तरों पर लोगों की जरूरत कम हो गई। भारतीय आईसीटीएस कंपनियों को अपने लिए कारोबारी माहौल तैयार करते वक्त इन बदलावों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और एक नया रास्ता खोजना चाहिए,
जो उनके अंशधारकों के लिए अधिक लाभकारी है। पलक झपकते ऐसा करना मुनासिब नहीं है, मगर भारतीय कारोबारों को जल्द ही नए हालात के साथ तालमेल बिठाना होगा। संतुलित विकास में हरा सोना है बांस। जनसत्ता, अरुण व्यास। चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा बांस उत्पादक देश है, मगर निर्यात के मामले में चीन हमसे अभी बहुत आगे है। वह भारत, वियतनाम, जर्मनी, नीदरलैंड और तुर्की जैसे देशों में बांस का सर्वाधिक निर्यात करता है। एक दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने बांस को एक पौधे की श्रेणी में रखते हुए इसकी खेती और कटाई पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई थी। दशकों तक इनकी दमनकारी नीतियों के कारण बांस का बहुपयोग पर कभी ध्यान नहीं गया। बांस को खेती के रूप में स्थापित किए जाने, इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और पर्यावरण संरक्षण में इसके महत्व को देखते हुए वर्ष 2017 में भारत में बांस को घास के रूप में दोबारा वर्गीकृत किया गया। इसका बड़ा लाभ यह हुआ कि देश भर में बांस की प्रतिबंधात्मक नियमों से मुक्ति मिल गई। किसानों को आसानी से इसकी कटाई और परिवहन की अनुमति मिलने लगी। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका लाभ उठाते हुए बांस से विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाने की दिशा में पहल की और देश से इनके निर्यात की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ी। बांस की खेती बहुउपयोगी है। इससे अपशिष्ट जल का उपचार ही नहीं होता, बल्कि हवा भी शुद्ध होती है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में मदद करता है। इसे कम लागत में अधिक उपज देने वाली घास कहा जा सकता है। जंगलों के साथ-साथ शुष्क क्षेत्रों में भी ये उगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बांस आमतौर पर 3 से 4 वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। एक बार लगने के बाद ये 40-50 साल तक पैदावार दे सकता है। कटाई के बाद मगर फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। आयुर्वेद, चिकित्सा और प्राकृतिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। बांस के पाउडर का इस्तेमाल खांसी और अस्थमा जैसे रोगों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसके रस का उपयोग बुखार और गर्मी कम करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में कप प्लेट, टूथब्रश, कंघे और कूड़ेदान आदि के निर्माण में बांस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बांस के रेशे प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी होने के साथ ही नमी अवशोषित कर त्वचा को सुरक्षित और आरामदेह रखते हैं। इसलिए इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में भी किया जा रहा है। यह बल्ली, सीढ़ी, टोकरी और चटाई आदि बनाने में तो काम आता ही है। इससे बनने वाले फर्नीचर भी विविध रूपों में बाजार में अपना स्थान बनाने लगे हैं। खिलौना, कृषि यंत्र और कागज बनाने सहित अन्य साज-सज्जा का सामान बनाने में बांस के बढ़ते उपयोग से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी खेती कारगर साबित हो रही है। देश-विदेश में बांस का उपयोग जैविक ईंधन तैयार करने के लिए भी किया जाने लगा है। बांस से निर्मित चारकोल का उपयोग पानी एवं वायु शोधन यंत्रों, दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में किया जा रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मनरेगा के तहत बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 7 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देने की पहल की है। सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बांस भविष्य में भारत के लिए हरा सोना साबित हो सकता है। अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में ही बांस की खेती बड़े स्तर पर होती है। देश में इसकी खेती के प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस के पेड़ों की बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में वर्गीकृत किया था। विषम परिस्थितियों में भी उग सकने वाले बांस की लगभग 136 प्रजातियां हैं, मगर इसकी बहु किस्मों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इसका व्यावसायिक उपयोग भारत में अभी सीमित है। बड़े भूमि क्षेत्रों पर उगने के बावजूद इसके निर्यात का लाभ हमें नहीं मिल रहा है, जबकि बांस एक ऐसा पौधा है जिसके हर एक भाग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग प्रकार से किया जा सकता है। प्रशिक्षण के साथ इस संबंध में जागरूकता से किसानों की आय वृद्धि में यह महती भूमिका निभा सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दूसरे पौधों की तुलना में बांस का पौधा 33% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 35% अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। चीन में वर्ष 1980 के दशक में बांस की खेती के प्रयासों की गति मिली और आज इससे वह सर्वाधिक आर्थिक लाभ ले रहा है। वहाँ 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर बांस की खेती हो रही है, जबकि भारत 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती होने के बावजूद इसकी विविधता और उपयोगिता को लेकर जागरूकता का अभाव और विपणन में दिक्कतों के कारण हमें इसका यथोचित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि जब से केंद्र सरकार ने बांस को घास के रूप में अधिसूचित किया है,
तब से महाराष्ट्र में बाँस की पैदावार को लेकर प्रभावी प्रयास हुए हैं। इससे बड़ी संख्या में किसानों का रुझान बाँस की खेती की ओर हुआ है। वह बाँस से होटल उद्योग और दूसरे उद्योगों के सौंदर्यीकरण में भी की दिशा में भी प्रयास हुए हैं। ऐसे ही प्रयास अगर दूसरे राज्यों में भी होते हैं तो भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। बाँस की खेती के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है, जबकि राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत बाँस की कई किस्म के उत्पादन को देश भर में प्रोत्साहन के साथ यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की प्रसार शिक्षा के तहत बाँस उत्पादन प्रशिक्षण वृहद स्तर पर आयोजित हो, तो किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में भी बाँस अहम योगदान दे सकता है। राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलात्री गांव में चारागाह भूमि पर बाँस लगाने और बाँस उत्पादन में विविधता पर काफ़ी काम हुआ है। राजस्थान का यह ऐसा गाँव है, जहाँ बाँस की कई किस्में एक साथ उगाई जाती हैं, जहाँ बाँस की खेती में अभिनव प्रयोग भी हुए। प्लास्टिक के बजाय बाँस के पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को यदि बंजर और चरागाह भूमि पर उगाने से को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम भविष्य में मिल सकते हैं। किसानों के लिए आर्थिक लाभ के साथ बाँस की खेती पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत अहम है। ग्रामीण आजीविका सृजन के में बाँस के उपयोग के लिए वातावरण बनाने की ज़रूरत है। चीन की तर्ज पर बाँस की खेती और इससे जुड़े उद्योगों को पारिस्थितिकी, पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए हमारे यहाँ बड़े स्तर पर उपलब्ध बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने, कटाव और मरुस्थलों से निपटने तथा ग्रामीण समुदायों की आय में सुधार के लिए बाँस की खेती महत्वपूर्ण है। ट्रंप का वीज़ा बम, राशि सहारा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे भारत सरकार और भारतीय निशाने पर आ जाते हैं। ट्रंप आड़ तो अपने देश के युवाओं के रोजगार की बढ़ाने को ले रहे हैं, लेकिन हमला भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं पर कर रहे हैं। अभी अमेरिका से भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क का मामला सुलझा भी नहीं था कि ट्रंप ने वीजा का बम गिरा दिया। H-1B वीजा को सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया है। इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों, जिसमें बड़ी संख्या में आईटी से जुड़े हैं, पर गंभीर असर पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर में आई गिरावट आई गिरावट ने असर की झांकी दिखा दी। अमेरिका का दावा है कि H-1B वीजा का बहुत दुरुपयोग होता है। इसकी शुरुआत उन कुछ कुशल कामगारों को अमेरिका में आने की अनुमति देने के लिए की गई थी, जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां अमेरिकी काम नहीं करते। $1 लाख के शुल्क के बाद सुनिश्चित होगा कि वास्तव में कुशल लोग ही अमेरिका आएँ और अमेरिकी कामगारों का स्थान नहीं लें। ट्रंप का तर्क है कि रोज़गार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 2,81,000 लोगों को अमेरिका में प्रवेश मिलता है तथा ये लोग औसतन प्रतिवर्ष 66,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों का भारी लाभ उठाते हैं। हम इसे बंद करने जा रहे हैं। यह कदम उन भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ेगा, जिन्हें प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां और अन्य कंपनियां H-1B वीजा पर नियुक्त करती हैं। ये वीजा 3 साल के लिए वैध होते हैं। इसमें 3 साल के लिए जिन्हें 3 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। आदेश के कुछ घंटों बाद शनिवार को अमेरिका में H-1B वीजा पर पड़ रहे भारतीयों में भ्रम व चिंता व्याप गई। कई भारतीयों ने भारत यात्रा की योजना रद्द कर दी। जो भारत आए हुए थे, उनमें जल्द लौटने की मारामारी मच गई। हालांकि बाद में कहा गया कि यह शुल्क नए आवेदकों पर ही लागू होगा, पुराने वीजा धारक प्रभावित नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी अमेरिका के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तर्क टिप्पणी की कि आपके जन्मदिन पर फोन कॉल के बाद आपको जो जवाबी तोहफा मिला है, उससे भारतीय नागरिकों को दुख हुआ है। गले मिलना, फुकरे नारे लगवाना और संगीत कार्यक्रम करवाना कोई विदेश नीति नहीं है। हमें अपने हितों के लिए गंभीर होना होगा। पाकिस्तान की कितनी मदद कर पाएगा सऊदी अरब? हिंदुस्तान। पीसीए रंगचारी, पूर्व राजनयिक। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सुरक्षा समझौते के निहितार्थ बेशक दोनों देशों के लिए अहम हो सकते हैं, मगर कोई ऐसा सबूत नहीं जिसके आधार पर यह कहा जाए कि भारत के प्रति जो नकारात्मक रुख पाकिस्तान का है, वही सऊदी अरब का भी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा संबंध काफी पुराने हैं। वर्ष 1979 में जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर हमला हुआ था, तब पाक सैनिकों ने सऊदी अरब की भरपूर मदद की थी। करीब 10,000 सऊदी सैनिकों को पाकिस्तानी फौज ने प्रशिक्षित भी किया था। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है और इजरायल की हालिया सैन्य इस कार्रवाई ने इस क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ाई है। दरअसल जब से मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की कमान संभाली,
तब से सऊदी अरब की सोच में काफ़ी बदलाव आया है। वह आधुनिकता को जीने लगा है, आर्थिक विविधीकरण, सामाजिक सुधार, दुनिया भर की प्रतिभाओं और कौशल को आकर्षित करने तथा साथ ही अरब देशों के साथ संबंधों को विस्तार करके यह मुल्क खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तो ये भारत को दुश्मन समझता है। इस पृष्ठभूमि में सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के हित बुनियादी तौर पर एक दूसरे से अलग हैं। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान शायद ही ईरान से टकराना चाहेगा। इसी तरह रियाद भी भारत को खो देने की कीमत पर पाकिस्तान का साथ देने से रहा। ऐसा इसलिए भी कि सऊदी अरब और भारत में कोई मतभेद नहीं। दोनों में ना कोई सीमा को लेकर विवाद है, ना वैचारिक तनाव और ना ही आर्थिक संघर्ष है। दोनों का आपसी व्यापार लगभग 50 अरब डॉलर का है। सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में भारतीयों की गिनती होती है, जिससे दोनों देशों को लाभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार वहाँ का दौरा कर चुके हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान भी 2023 में भारत आ चुके हैं। पहलगाम हमले की सऊदी अरब ने भी निंदा की थी। जाहिर है, अपने-अपने हितों को सभी राष्ट्र तवज्जो देते हैं। इन परिस्थितियों में किसी एक एक पर हमला दोनों देशों के खिलाफ कार्रवाई मानना प्रावधान की जैसे प्रावधान की अत्यधिक व्याख्या बेमतलब है। मसलन पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग के बावजूद अमेरिका 1965 के भारत-पाक युद्ध में उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। 1971 की जंग में भी उसने पाकिस्तान का साथ देने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद उसे तुरंत मान्यता भी दे दी। तो फिर उस समझौते का क्या महत्व रहा? दरअसल इस्लामाबाद के हुक्मरान अपने अवाम को बताना चाहते हैं कि वे दुनिया में अलग-थलग नहीं हैं और अमेरिका के बाद सऊदी अरब भी उसके साथ है। उसकी नज़र में सऊदी अरब सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी देश है। दरअसल फील्ड मार्शल असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का जो मकसद इस्लामाबाद की अंदरूनी राजनीति के लिए था, वही इस समझौते का है। हाँ, एक चर्चा और ज़रूर चल रही है और कहीं सऊदी अरब इस समझौते की आड़ में परमाणु ताकत तो नहीं बन रहा या बनना चाहता है। मगर हमें ये जान लेना चाहिए कि 1945 के बाद से अब तक परमाणु हमले की धमकियाँ तो खूब दी गई हैं, लेकिन किसी देश ने इसकी हिमाकत नहीं की। अव्वल तो सहमति इसी पर है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में परमाणु बम होना नहीं चाहिए और अगर ईरान या इज़राइल के पास ये ताकत है, तो वे यही चाहेंगे कि सऊदी अरब इससे लैस ना हो। अमेरिका भी, जो इस क्षेत्र में प्रमुख रखवाला है, ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसी किसी स्थिति को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सऊदी अरब ने परमाणु हथियार हासिल करने की किसी भी इच्छा से स्वयं इनकार किया है। बेशक इस्लामाबाद परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने की मंशा रखते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश पर उससे कड़े प्रतिरोध और अमेरिकी दबाव का सामना करना होगा। ज़ाहिर है, यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहयोग का नतीजा है। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि सऊदी अरब का रुख भारत विरोधी है। धन्यवाद।